जय जिनेन्द्र सर। थैंक यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार पूछना पड़ेगा कि इतने धीरे धीरे आप लोग अटेंडेंस कम क्यों हो रही है। अब तो हम रैप अप करने पे तो आई रियली वांट कि थोड़ा सा अटेंडेंस फुल हो उसके लिए। ठीक है। सो प्रत्यय हम लोग का टॉपिक है जो अभी चल रहा है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी। लास्ट क्लास में हमने त और तवतु प्रत्यय कर लिया था। अभी आज की क्लास में हम लोग अनियर और सब्जेक्ट आई गेस सब्जेक्ट है जो भी अभी हम देख लेते हैं। तो आगे प्रश्न की इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ से, बाकी लोग कैमरा ऑन कर ले जिनके ऑन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्ययों को हम लोग कर रहे हैं। अगले प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे दो प्रत्यय जो हैं, इन दोनों का नाम है तव्यत और अनियत। हम दो दो की जोड़ी में प्रत्यय पढ़ रहे हैं। आज जिन दो प्रत्ययों को हम लोग पढ़ेंगे, इन दो प्रत्ययों का नाम है तव्यत और अनियत। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तव्यत और अनियत, इन दो प्रत्ययों में जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि चाहिए या योग्य के अर्थ में तव्यत और अनियत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अनियत प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। मीनिंग में डिफरेंस दोनों के नहीं है। भाई कोई काम करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तो चाहिए जो है वो हम क्या करेंगे, अनिय प्रत्यय या तव्यत प्रत्यय में से कोई प्रत्यय लगा सकते हैं। या फिर तुम यह काम करने के योग्य हो, तुम पढ़ने के योग्य हो, तो जब योग्य अर्थ में बात आती है तब भी हम तव्यत या अनिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि तव्यत और अनिय प्रत्यय, इनको हम धातुओं में जोड़ेंगे। ठीक है। धातुओं में जोड़ेंगे मतलब क्रिया। ठीक है। जो हमारी क्रिया बनेगी वाक्य में, उन क्रियाओं के साथ इनको जोड़ के इनका प्रयोग करेंगे, जो हम लास्ट क्लास में तवतु प्रत्यय के साथ भी कर रहे थे। सेम चीज यहाँ पर होगी। जैसे मैंने बोला जाना चाहिए। ठीक है। अगर अनियर प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना होगा तो क्या बोलोगे आप, क्या करोगे? तो विधिलिंग नकार आप लगाओगे। चाहिए क्या अर्थ में विधिलिंग नकार पढ़ा है ना हमने, याद है कि नहीं? चाहिए के अर्थ में विधिलिंग नकार पड़ा है, तो या तो आप विधिलिंग नकार लगाओगे या फिर सीधे आप लिख दोगे गंतव्यम। तो गंतव्यम का मतलब क्या होता है कि जाना चाहिए। तो गंतव्यम लगाने से, जैसे राम उद्यानम गंतव्यम, क्या मतलब वो इस सेंटेंस का कि राम को उद्यान, उद्यान मतलब बगीचे में जाना चाहिए। ठीक है। बस सिंपल। चलिए सारिका जी पढ़ते जाइए जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बाकी लोग ध्यान दीजिए। अगर आपको एग्जाम्पल ख्याल में रहेंगे ना, तो फिर आगे आगे क्वेश्चन आंसर से आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। पर एग्जाम्पल्स में ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए सारिका जी ओवर टू यू, पढ़ते जाइए। गम जमा तव्यत गंतव्यम। पठ जमा तव्यत पठितव्यम। हर जमा तव्यत हसितव्यम। रक्ष जमा तव्यत तव्यम। दा जमा तव्यत चुर जमा तव्यत चोरी चोरयितव्यम। चोरयितव्यम। दृश जमा चोरयितव्यम। तव्यत दृष्टव्यम। स्मृ जमा चोरयितव्यम।
स्मृ जमा तव्यत, स्मर्तव्य। एक सेकंड, एक सेकंड, सारिका जी का थोड़ा सा नेट का इश्यू है, इसलिए प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। कोमल जी आप पढ़िए, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ना वापस से। यही तक ही दिख रहा हाँ पढ़िए, है। स्टार्टिंग पढ़िए। गम जमा अनियर, पढ़िए पढ़िए, कोमल जी आप पढ़िए। गम तव्यत गंतव्यम, पठ तव्यत पठितव्यम, हस तव्यत हसितव्यम, रक्ष तव्यत रक्षितव्यम, जी तव्यत जेतव्यम, दा तव्यत दातव्यम, क्रू तव्यत कर्तव्यम। अब यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे पठ धातु है, हस धातु है, रक्ष धातु है, जी धातु है, सॉरी जी नहीं, इन सब में क्या हो गया? पठ का हो गया पठी, ठीक है। हस का क्या हो गया? हसी। रक्ष का क्या हो गया? रक्षी। और उसके बाद जो दिया हुआ है जी, जी का क्या हो गया? जे, चेतव्य। फिर थोड़ा सा किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है धातुएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ कंटिन्यू। दृश तव्यत द्रष्टव्यम, स्मृ तव्यत स्मर्तव्यम, गम अन्यर गमनीयम। अब देखिए यहाँ से अनिय प्रत्यय चालू हो गया है, ठीक है। अनिय प्रत्यय किस प्रकार, अभी तक तव्यत प्रत्यय के रूप थे, अब अनिय प्रत्यय के रूप है। हाँ पढ़िए। पठ अन्यर पठनीयम, हस अन्यर हसनीयम, रक्ष अन्यर रक्षणीयम, जी अन्यर जयनीयम, दा अन्यर दानीयम, क्रू अन्यर अन्यर करणीयम, चूर अन्यर चोरणीयम, दृश अन्यर दर्शनीयम, स्मृ अन्यर स्मरणीयम, स्ना अन्यर स्नानीयम, श्रु अन्यर श्रवणीयम, लिख अन्यर लेखनीयम। हाँ अब देखिए, इसको याद करने का कुछ कुछ तरीका भी देखिए, कुछ जगहों पर संधियां हो रही है। अगर आपको संधि को थोड़ा बहुत नियम भी याद हो तो भाई, अगर पूर्व वर्ण पर वर्ण में अ आ गया उसके पहले वर्ण, तो वो क्या होगा वो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपका ध्यान दे रहा हूँ, जैसे आप देखो क्री देखो, दृश्य देखो, और स्मृति देखो, दोनों में रिकार है, ठीक है। दृश्य में देखो, दृश्य को इग्नोर करो, दृश्य नहीं, क्री और स्मृति देखिए, इसमें क्या है? क्री का क्या हो गया? कर, मतलब री आपका बदल गया र में, और न आ गया तो करणीयम। न किस में हो गया? न में हो गया। सेम स्मृति प्लस अनियर में क्या हो गया? री आपका किसने बदल गया? र में, और न किस में हो गया? न में, स्मरणीयम। तो ये जो धातु आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, ऐसी नहीं दे दी है कोई भी उठा दी, ये आपकी आइडल धातु है, कि बाकी धातु भी अगर आपको यूज करने के लिए आएंगी तो इसी तरीके से उनका रूप बनेगा। अब जैसे सिंपल धातु से दा धातु है, उसमें कुछ नहीं करना, दा रखो और नियम एज एज इट इज कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा हमारे रूप बनते हैं, जो आप ध्यान में रखोगे तो आप लोग के लिए इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल्स है इन प्रत्ययों के रिगार्डिंग, जिन रूल्स को अगर आप, हाँ प्रतिभा जी बोलिए। आज सर के, इसमें जो तव्यत प्रत्यय है वो चाहिए के अर्थ में है, और अनियर प्रत्यय वो योग्य के अर्थ में, ऐसा नहीं है ऐसा कि? नहीं है, दोनों प्रत्यय दोनों अर्थों में है। अनिय प्रत्यय चाहिए योग्य दोनों अर्थ में है, और तव्यत चाहिए दोनों। अब वो कौन सा आपको यूज करना है वो भी आप पे है। और दूसरा कि लिखने का तरीका, साइन उनके अलग अलग है तो आप पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी अर्थ दोनों का सेम है ना। कुछ ठीक। नियम है दोनों प्रत्ययों रिलेटेड, वो देखिए। सामने लिखा है, वाक्य में अव्यय तथा अन्य प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। ये रूल है कि जब भी अन्य प्रत्यय का या तव्यत प्रत्यय का हम लोग यूज करेंगे, तब कर्ता कौन सी विभक्ति का होगा? तृतीया। तब में भी हमने बात करी थी, ऐसी बात करी थी ना। कौन सी प्रत्यय में ऐसा रूल रूल लगा था? कौन बताएगा? त त ला, प्रत्यय में। त प्रत्यय में सेम कंडीशन त प्रत्यय में हुई थी, कि जब त प्रत्यय का यूज हो रहा था। सिमिलरली जब अनियर है तव्यत प्रत्यय का यूज होगा, उस सेंटेंस में कर्ता आपका कौन सी भक्ति का हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा आपका तृतीय व्यक्ति का, और कर्म हो जाएगा प्रथम व्यक्ति का, ठीक है।
अर्थात इनका सकर्मक धातु के युग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातु के युग में भाव में प्रयोग होगा। मतलब मैंने आपको वाच्य पढ़ा दिए है, समझ गए आप नहीं समझे? जब नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, फिर बता रहा हूँ, जो हम नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं उन नॉर्मल सेंटेंस में कर्ता प्रथमा का होता है, कर्म द्वितीया का होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर आता है कर्मवाच्य, जो रूल हमने भी देखा। कर्मवाच्य में क्या बोला यहाँ पर कि कर्ता आपका तृतीय व्यक्ति का हो गया और कर्म प्रथमा का हो गया, कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या है कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया हो गई ना। अकर्मक, अकर्म मतलब उन धातुओं में कर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में भाव का प्रयोग हो जाता है, मतलब सिर्फ कर्ता आ रहा है, तृतीय व्यक्ति का कर्ता आ रहा है और कोई उसका नियम नहीं है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? चलिए, अब दोनों प्रत्ययों को रूप कैसे बनेंगे वो यहाँ कश्मीर जी कहिए। सर एक बार फिर से वो जो वाच्य का आपने बताया ना, फिर से वो बताता फिर हूँ, से एक बार बता फिर से दीजिए। बताता हूँ। हाँ, हाँ। अनुप जी आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये भाववाच्य में कर्ता कैसे पहले प्रथमा में ही रहेगा कर्ता सर? तृतीया, 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 तृतीया। भाववाच्य में तृतीय। हाँ, सर तीन थोड़ा वाक्य। थोड़ा स्लो भी बोलेगा हाँ, तो मैं लिख भी पाऊँ इसके। ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रतिभा जी का डाउट है, आज तो घूमते घूमते पढ़ रही है। हाँ जी कहिए। ये भाववाची मीन्स वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं वही है करेक्ट, कि हाँ हाँ, वही? ठीक है, वो करेक्ट जैसे करेक्ट। फीलिंग है, एंजॉय है, वो सारी चीज इसमें आएगी। नॉलेज है। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं समझना, मैं बताता हूँ इसका। आप अच्छा भाव मतलब आप वो समझ रहे हो फीलिंग वाला, वो नहीं, वो नहीं समझना। यहाँ से भाव मतलब फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो कर्तृवाच्य में भी आ सकता है। मैं बताता हूँ, ये वाच्य जो है ना, वाक्यों के प्रकार है कि किस किस टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। पहला वाच्य कर्तृवाच्य, जो हमने आज तक पढ़े थे, सारे नॉर्मल सेंटेंस हमने पढ़े थे कि भैया कर्ता होता है, सेंटेंस में कर्म होता है, क्रिया होता है। क्रिया का तो कुछ रूल नहीं है। क्रिया जिस विभक्ति मतलब जिस वचन में आपका कर्ता है, उस वचन में आप क्रिया का यूज करोगे। क्रिया का फंडा इतना ही है, और कोई क्रिया का रोल नहीं है, दैट्स इट। प्रॉब्लम है कर्ता और कर्म के साथ। जिस सेंटेंस में कर्ता प्रथमा विभक्ति का है, कर्म द्वितीया का है, ऐसे सेंटेंस को हम कर्म कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जिस सेंटेंसेस में कर्ता तृतीय विभक्ति का है और कर्म प्रथमा विभक्ति का है, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। और जिन सेंटेंसेस में कर्ता है मतलब कर्म की जरूरत नहीं है, जिन सेंटेंसेस में कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और कर्ता की विभक्ति तृतीया है, ऐसे सेंटेंसेस को हम भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। तभी सर क्रियापद क्रियापद कैसे लास्ट रहेगी सर? क्रिया तो कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगी ना, क्रिया तो होगी सेंटेंस में। बिना क्रिया के बिना क्रिया के सेंटेंस कैसे होगा? क्रिया तो होगी, सर। है ना। थर्ड में कैसे? थर्ड में भाववाच्य में कैसे रहेगा सर क्रिया? वैसे ही कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया रहेगी। कर्ता के अकॉर्डिंग? हाँ, तीनों कंडीशन में क्रिया तो कर्ता के अकॉर्डिंग रहेगी। और जो कश्मीर जी पूछ रही है भाववाच्य का, तो भाववाच्य में कर्ता आपका रहेगा प्रथमा तृतीय व्यक्ति का, ठीक है। और कर्म नहीं रहेगा उस वाक्य में, सिर्फ कर्ता और क्रिया होंगी, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि राम राम गया तो बस हाँ, उसमें कर्म नहीं है, वैसे कर्म का। नहीं है, हाँ बस ऐसे सेंटेंस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं दोनों ही प्रत्यय के रिलेटेड, वो रूल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रूल्स है? सकर्मक धातुओं से तव्यट प्रत्यय लगने पर शब्द मतलब किस प्रकार से तव्यट प्रत्यय के रूप बनेंगे। मया तृतीय व्यक्ति है, ग्रंथः प्रथमा व्यक्ति है, पठितव्यः क्योंकि क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए पठितव्यः, ठीक है। सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं? कर्ता मया है, मैं कलर चेंज करता हूं, समझ आएगा। देखिए, कर्ता क्या है? मया, कर्म क्या है? ग्रंथः, क्रिया क्या है? पठितव्यः। कर्ता को विभक्ति तृतीया है, ठीक है, मया। कर्म क्या है? ग्रंथ, विभक्ति प्रथमा है
और पठितव्य पुल्लिंग है, इसलिए पठितव्य हुआ। अगली सेंटेंस में देखो, मया कथा पठितव्या, क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है, जो कथा है आपका कर्म, कर्म क्या है आपका स्त्रीलिंग है, तो वो यहाँ पर आपका पठितव्या, मतलब यहाँ पे भक्ति किसका आएगा, स्त्रीलिंग लग गया, पठितव्या। और मया पुस्तकम, पुस्तकम क्या है आपका, नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग होने से आपका क्रिया क्या होगा, नपुंसकलिंग। मतलब जो आपका डिसाइड हो रहा है कि भाई क्रिया हमें प्रथमा, क्योंकि मया ग्रंथ, तो मया तो क्या है, मया तो कोई भी हो सकता है, मेरा, अब मेरा तो पुल्लिंग भी हो सकता है स्त्रीलिंग भी हो सकता है, तब डिसाइड कैसे करोगे कि हमें क्रिया पुल्लिंग की लगाने की स्त्रीलिंग की लगानी है, तो डिसाइड आप करोगे कर्म से, कि जिस लिंग का कर्म होगा उस लिंग का आपका प्रत्यय आएगा। जैसे मया ग्रंथ में ग्रंथ कर्म है, कर्म कौन सी विभक्ति लिंग का है, पुल्लिंग, ग्रंथ पुल्लिंग हुआ ना, तो आपने क्रिया किसका लगाया, पठितव्य पुल्लिंग लगाया। अगले सेंटेंस में क्या है, मया कथा, कथा की लिंग कौन सा है, कथा कर्म है, कथा का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, तो हमने क्रिया क्या लगाया, पठितव्या, स्त्रीलिंग का लगाया। और मया पुस्तकम में कर्म क्या है, पुस्तकम, पुस्तकम कौन सी लिंग है, नपुंसकलिंग, तो क्रिया हम किसकी लगाएंगे, नपुंसकलिंगी, जो क्या बनेगा, पठितव्यम। ठीक है, देखो इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म का में प्रथमा का प्रयोग होता है, तथा क्रिया, ये स्पेशलिटी है तव्यत प्रत्यय अन्य प्रत्यय की, कि इन प्रत्ययों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, तव्यत और अन्य प्रत्ययों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। बोलिए कश्मीर जी क्या कह रहे हैं। सर ये जो दूसरा हाँ। रूल आपने बताया ना, वो बराबर से समझ में नहीं आया मुझे। रूल कुछ नहीं है, दूसरा रूल ये है, हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होगा, बराबर बराबर है। लेकिन इन प्रत्ययों में चेंज है, ओके तव्यत प्रत्यय और अन्य प्रत्ययों में कर्म के अनुसार क्रिया होगी, ओके मतलब जिस लिंग में और जिस वचन में आपका कर्म है, उस लिंग में और उस वचन में आपकी क्रिया आएगी, जिस क्रिया में तव्यत और अन्य प्रत्यय मिला हुआ है। तो कर्ता का क्या करना है, कर्ता का कुछ भी नहीं करना है, कर्ता में तृतीय व्यक्ति आपको लगा देनी है, बात खत्म, बराबर। बस इतनी बात है। किसी को कुछ पूछना है। सर थोड़ा जूम कर दो ना इसको। ठीक है, ये लीजिए, सेम एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं। ये तो इन्होंने क्या है, जैसे बालकेन, विभक्ति कौन सी है बालकेन में, तृतीया। पाठ कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग। क्रिया क्या हो गई, पठितव्य अकॉर्डिंग टू कर्म। पुल्लिंग। फिर बालकेन हाँ। कथा पठितव्य, पठितव्य। कर्म स्त्रीलिंग हो गया, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। उसके बाद में क्या है, बालकेन पुस्तकम, ठीक है, बालकेन पुस्तकम, पुस्तकम क्या है, कर्म है, लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग, तो क्रिया पठितव्यम कौन से लिंग हो गई, नपुंसक लिंग। समझ आई। अब एक और स्पेशल बात देखो, धीरे धीरे एक एक रूल आ रहा है। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। मतलब हम कैसे, अगर आपको सेंटेंस दिया है, जिस सेंटेंस में आपको अन्य प्रत्यय लगा है, तव्यत लगा है, अब उसका हिंदी में मीनिंग करते वक्त आप चाहिए बोलोगे कि योग्य बोलोगे, ये डाउट आपको होना चाहिए था। हिंदी मीनिंग करते वक्त हम चाहिए बोले कि योग्य बोले, क्योंकि दो दो अर्थों में हमने इन प्रत्ययों को पढ़ा है। तो अगर तव्यत प्रत्यय या अन्य प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, किसके रूप में, एडजेक्टिव, विशेषण के रूप में हुआ है, तो उसका अर्थ हुआ योग्य। और अगर नॉर्मली उसका प्रयोग हुआ है सेंटेंस में, तो उन प्रत्ययों का अर्थ होगा चाहिए। किसको समझ में नहीं आया, वापस बताता हूं। दो अर्थों में हमने तव्यत अन्य प्रत्यय पढ़े हैं, चाहिए अर्थ में और योग्य अर्थ में। हम कैसे पता करें कि कब चाहिए अर्थ में आया है और कब योग्य अर्थ में आया है, तो अगर अन्य प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है,
तो योग्य अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग है। और अगर इनका प्रयोग नॉर्मली वाक्य में सामान्यतः किया गया है तो इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया गया है। समझ लो, आगे बात समझ में। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया एक, छात्रेण पठितव्यः पाठः पठितव्यः। देखो हिंदी में क्या लिखा है पहले, इस वाक्य में, इस वाक्य में पाठः से पूर्व, इस वाक्य में पाठः से पूर्व पठितव्यः, पाठ लिखा है और पठितव्य लिखा है। पठितव्य विशेषण के रूप में है, इसीलिए अब इतना ही, और कुछ मत देखो आप आगे, हटाओ, और कुछ नहीं देखना आपको आगे। बस इसका मतलब यहाँ पर पठितव्य किस रूप में प्रयोग हुआ है, योग्य के रूप में। तो जो छात्र पढ़ने योग्य है वैसे छात्र को पाठ पढ़ना चाहिए। जो छात्र पढ़ने योग्य है ऐसे छात्र के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए या पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, देखो इधर अर्थ भी लिखा है, छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। तो पठितव्य यहाँ पर विशेषण के रूप, किसका विशेषण है पठितव्य, तो पाठः का। छात्रेण का विशेषण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों की विभक्तियां अलग अलग है। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, तृतीया, क्योंकि यहाँ पर तव्यत प्रत्यय कर्ता किस व्यक्ति का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि राम कथा ऊपर से जा रही है, प्रवीणा जी आ रहा है, ओके ग्रेट। योगिता जी आ रहा है समझ, थोड़ा पर आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रहा, कुछ ही समझ में नहीं आ ये रहा। समझ में आ गया कि वो विशेषण के रूप में प्रयोग तो होता है, मतलब योग्य के रूप में हो रहा है। शाबाश, हाँ। और जब भी तव्यत अन्य प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कर्ता कौन सी भक्ति का होगा, तृतीय। और कर्म कौन सी भक्ति का होगा, प्रथमा। प्रथमा। बस खत्म, इतने ही तो पढ़ाया है। अब ये बातें लिख लो आप पे तो समझ आएगा, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें एक यत प्रत्यय आ गया है। चलिए आ गया है तो देख लेते हैं। तव्यत और अन्य का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपको। अच्छा ठीक, मैं एक थोड़ा सा बता देता हूं, अगर रूल दोनों के सेम है। अब यहाँ पर लिखा है बालकेन पाठः पठितव्यः, इसको अभिलाषा जी कन्वर्ट कीजिए जरा अन्य प्रत्यय में, अन्य प्रत्यय में कन्वर्ट कीजिए सेंटेंस को। कैसे करेंगे अभिलाषा जी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। क्या करोगे कन्वर्ट करने के लिए अन्य प्रत्यय में? सर एक तो अपने को ये क्रिया चेंज करनी पड़ेगी। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हाँ तो वो कर्ता तृतीया में रहेगा, चाहे अन्य हो चाहे तव्यत हो। तो बालकेन कर्ता तो सही है, सेम रहेगा, और कर्म प्रथमा में रहेगा, तो पाठः कर्म भी सही है। बालकेन पाठः पठनीयम हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो आपका नपुंसकलिंग हो गया, पठनीयः। पठनीय, बालकेन पाठः पठनीयः, पठनीयः। मीनिंग दोनों का सेम है। अब अगला सेंटेंस कैसे बदलेगा, अगला बदलो आप। सर उसको लिस्ट थोड़ा सा बताइए ना, एक्चुअली जो वो सेम एग्जांपल्स है तो पठितव्य है तो पठनीय हो गया, पठितव्य है तो पठनीया, पठनीया स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में पठितव्यम है तो पठनीयम। एक बार लिख लीजिए। अब मुझे पता नहीं इसमें आगे पीडीएफ में दिया है कि नहीं, वो एक्चुअली सिंगल ही दिए हुए थे तो वो समझ नहीं आया कि दिया वो है, तो आप लिख लो। स्त्रीलिंग है देखिए नपुंसकलिंग है। हाँ, इसमें इसके तो दिए हुए हैं,
तव्यत प्रत्यय के तीनों लिंग में, तो ऐसे लिखते तव्यत प्रत्यय इक्वल्स टू पुल्लिंग में पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। ये तो बन गया आपका किसका, तव्यत प्रत्यय का। सेकेंड लाइन में देख लो, ये अनियर, एक बार रिपीट तो फिर से एक वापिस मिनट। वापिस तव्यत इक्वल्स टू पुल्लिंग में पठितव्यः, स्त्रीलिंग में पठितव्या, नपुंसक लिंग में पठितव्यम। स्क्रीन में आपके लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन में देखो, अनियर इक्वल्स टू पुल्लिंग में पठनीयः। अभी लिख रहे हो कि नहीं? नहीं लिखोगे तो पक्का भूल जाओगे 2 क्लास बाद, और नहीं लिख रहे। सर आप रिपीट करोगे? हाँ वापिस बोलता हूँ, देखो ये लिखा है वैसे आपके सामने तीनों का। पुल्लिंग में पठितव्यः, वो लिख दिया। अनियर अनियर का बोलता हूँ, अनियर का पुल्लिंग में पठनीयः, पठनीय, पठनी नी, न में ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, पठनीयः। नहीं मतलब पठी नहीं आएगा, नहीं पठनीयः, ठ में नहीं है ई की मात्रा, न में ई की मात्रा है। हाँ। स्त्रीलिंग में पठनीया, कुछ नहीं करने, इसमें आ जोड़ देना है, ठीक है, पठनीया। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, भवि पठनीयम। पठनीय। हो गया? राइट सर। चलिए, सर फर्स्ट और सेकंड सेम ही रहेगा क्या नियम में? अलग अलग है ना, पठनीय और पठनीया। पठनीय विसर्ग है किसमें, पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या है, पठनीया, या य में आ की मात्रा है, पठनीया। नपुंसक में पठनीया। भैया इसमें अनियर प्रत्यय में कर्ता और कर्म कौन से विभक्ति का रहेगा? सेम जो तव्यत में था, सेम तव्यत द्वितीय में और करता, प्रथम। तृतीय और प्रथमा सेम, रूल्स दोनों के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम रूल्स है दोनों के। चलिए, अब ऐसे ही एक और प्रत्यय आ रहा है, सिंपल सा प्रत्यय है, कोई ज्यादा खास नहीं है। इस प्रत्यय का नाम है यत प्रत्यय। क्या नाम है, यत। ये हाँ, यत प्रत्यय का भी सेम यही अर्थ है, चाहिए, चाहिए अर्थ में ही यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। आपके सामने रूप बना हुआ है, पुल्लिंग में क्या बन गया, जेयः, स्त्रीलिंग में क्या बन गया, जेया। ये किसका माइक ऑन है, जेया। और नपुंसक लिंग में क्या बन गया, जेयम, ठीक है। अभी एक बार पढ़ो सारे एग्जाम्पल्स। जी जमायत, जे पुल्लिंग जेह, स्त्रीलिंग जेया और नपुंसकलिंग जेयम। गई जमायत, पुल्लिंग गेह, स्त्रीलिंग गेया और नपुंसकलिंग गेयम। ची ची जमायत, चेह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग चेया और नपुंसकलिंग चेयम। श्रु जमायत, पुल्लिंग श्रव्यः, स्त्रीलिंग श्रव्या और नपुंसकलिंग श्रव्यम। दा जमायत, देह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग देया, नपुंसकलिंग देयम। भू जमायत, पुल्लिंग भव्यः, स्त्रीलिंग भव्या और नपुंसकलिंग भव्यम। नी जमायत, पुल्लिंग नेह, स्त्रीलिंग नेहा और नपुंसकलिंग नेयम। स्था जमायत, पुल्लिंग स्थेह, स्त्रीलिंग स्थेया और नपुंसकलिंग स्थेयम। ठीक है, कश्मीरा जी कुछ पूछ रहे हैं यार? हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
सर इसमें जैसे जी धातु का जे हो गया, हाँ। तो ये कंपलसरी ऐसे होता है, प्रत्यय में ऐसे ही चलते हैं? ऑलमोस्ट जगह कंपलसरी, कंपलसरी मतलब ऐसा ही होता है। कुछ धातु में चेंज हो सकता है, फिर वो वहां की स्पेशलिटी है, लेकिन नॉर्मली आप ऐसे क्योंकि देखो जी एच में जे हो गया, फिर ची प्लस एच में क्या हो गया, चे हो गया, ये हो फिर गया, नी प्लस एच में भी क्या हो गया, ने ये हो हो गया। गया। तो ऐसे याद करने के लिए सही ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां और भी ऊ आता इसका, है, एक और ट्रिक बताता हूँ, जहां भी ऊ आ रहा है हाँ, वो आ वहां जाएगा। पर वह आ जाता है। श्रु का यत श्रव्य, भू प्लस यत भव्य। इसके पहले भी ऐसा हमने अनियत द्रव्य प्रत्यय में भी ऐसा हुआ था। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिनके थ्रू आप याद रख सकते हो कि धातु कोई आ गई आपके सामने तो उसका यत प्रत्यय में रूप कैसे बनेगा, या किसी भी प्रत्यय में उसका रूप कैसे बनेगा। सर ये जे का अर्थ क्या होता है सर? जीतना चाहिए जीतना ऐसे? जीतना 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 चाहिए, चाहिए। करेक्ट करेक्ट। अगला प्रत्यय मैं छोड़ रहा हूँ, ये इतना ऋणयक प्रत्यय का काम का नहीं है एक्चुअली। ये सब जो अनियत प्रत्यय तक इम्पोर्टेंट है, यत प्रत्यय ऋणयक प्रत्यय सारे प्रत्यय जो है ये थोड़ा आगे जाके काम में आते हैं। फिर भी आप देख सकते हो ऋणयक प्रत्यय का देखने के लिए बस यह बचता है एड में। नाम भले ही इसका ऋणयक प्रत्यय है, लेकिन इसका भी एड में क्या बचता है, यह ही बचता है। यत प्रत्यय का भी यह बचता है और ऋणयक प्रत्यय का भी यह ही बचता है, ठीक है। और कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, अर्थ भी चाहिए सेम अर्थ है, क्योंकि हम चाहिए अर्थ। हाँ बोलिए कश्मीर जी। सर तो फिर दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब? वो तो ऐसा है कि प्रयोग आपको आता है कि मानो अच्छा, ण्यत प्रत्यय के साथ जोड़ना है। ये सब हम कब करते हैं, जब हम शास्त्री में सिद्धियां सॉल्व करते हैं ना, तब हम यह प्रत्यय, अब ये ण्यत का अनुबंध लोप वगैरह सूत्र लग के तो कट जाता है, न कट जाता है और यह बचता है। अच्छा। इस तरह से इसका यह शेष है, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है। जो ये यत प्रत्यय और ण्यत प्रत्यय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनका कुछ कुछ आपको याद ना चलेगा, लेकिन बाकी प्रत्यय अब तक जो करे वो सारे आपको ख्याल में होने चाहिए। एक बार मीना जी पढ़ दीजिए कैसे रूप चलते हैं इनके ण्यत प्रत्यय के, ताकि थोड़ा बहुत ख्याल में रहे आपको उस हिसाब से। स्म्र यत् स्मार्य स्मार्या स्मार्यम लिख य यह नहीं, ण्यत ण्यत ही पढ़ना आपको, ण्यत यत् ण्यत् ण्यत ण्यत, हाँ correct। ण्यत् लिख ण्यत् लेख्य लेख्य अह लेख्या लेख्यम पठ ण्यत पाठयः पाठया पाठयम् त्यज ण्यत त्याज्यः त्याज्या त्याज्यम् वच ण्यत वाच्यः वाच्या वाच्यम क्र ण्यत क्री 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 सॉरी क्री क्र ण्यत क्र कैसे लिखते हैं, क्र क्या होता है, ये आपका क्र है, या ठीक है, ये क्र है या और ये क्री है। क्री या क्री ण्यत कार्यः कार्या कार्यम। तब आपको पता चला जो कार्य बड़ा बार बार यूज करते हो वो ण्यत प्रत्यय से बना हुआ है। ओके ये री है। हाँ, इसमें क्या है, ह के साथ में य जुड़ा हुआ है, तो आप ह और य को एक साथ कैसे पढ़ोगे, य पढ़ोगे ना, ह Yes. और य, तो य प्लस ण्यत ऐसे ही पढ़ना है इसको। ओके य प्लस ण्यत हार्यः हार्या हार्यम सेव ण्यत सेव्यः सेव्या सेव्यम चूर ण्यत चौर्यः चौर्या चौर्यम ग्रह ण्यत ग्राह्यः ग्राह्या ग्राहाम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला एक और प्रत्यय दिया है, क्या प्रत्यय दिया है, इसमें भी आपका यह बचेगा, जैसे ई प्लस क्या आपका इत्ते हो गए, थोड़ा सा चेंज है बस। बाकी शास प्लस क्या शिष्य, स्तु प्लस क्या स्तुत्य, व्री प्लस क्या वृत्य। मतलब इस कैप में आपका जो बचता है, जो जुड़ता है शब्द धातु का, वो होता है त्य।
क्या जुड़ता है? क्या प्रत्यय का त्य। इतना बस आप याद रख लो, बाकी ई प्लस क्या पाएगा तो बस मूल धातु एक तरफ रखो और त्य जोड़ दो, इत्य। शास प्लस त्य ना श की जगह श हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज है आपका, बस शास प्लस क्या शिष्य होता है। तो शिष्य शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो ये ऐसी नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको पता होना है शिष्य शब्द कैसे बना। तो भैया क्यप प्रत्यय से बना है, शास प्लस क्यप से। स्तु प्लस क्यप स्तुत्य, व्री प्लस क्या व्रत्य। ठीक है, इस तरह से ये कुछ प्रत्यय हुए। तो अभी आज हमने जो पढ़ा प्रत्यय, वो सारे प्रत्यय हमने किस अर्थ में पढ़े हैं? चाहिए और योग्य अर्थ में। कौन कौन से पढ़ लिए? अन्य प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, यत प्रत्यय, न्यत प्रत्यय और क्यप प्रत्यय। अब एक्सरसाइज करके लाओगे या अभी डिस्कस कर ले? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। हाँ। ठीक है, ठीक है, बट बहुत जल्द मैं आपसे ऑन स्पॉट भी करवाऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ एक्सरसाइज में एग्जैक्टली करना क्या है। कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, उनको जोड़ के आपको लिख देना है। ठीक है, और मीनिंग आपको पता होना चाहिए, सही मीनिंग बताना। और कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। कर्ता जिस विभक्ति का बोला था विभक्ति का है कि नहीं, कर्म जिस विभक्ति का उस विभक्ति का है कि नहीं, और क्रिया किसके अकॉर्डिंग फिलअप करोगे? कर्ता के अकॉर्डिंग की क्रिया के कर्म के अकॉर्डिंग? कर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि तव्यत अन्य प्रत्यय है ना। तो तव्यत और अन्य प्रत्यय में किसके अकॉर्डिंग क्रिया फिलअप होती है? कर्म। ये याद रखना, लेकिन हर जगह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ, और भी कहीं और ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तव्यत और अन्य प्रत्यय में कर्म के अकॉर्डिंग आपकी क्रिया फिलअप होती है। गरिमा जी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अगला देखिए, जैसे क्री धातु से कर्तव्यम और करणीयम, मतलब कर्तव्यम तव्यत प्रत्यय का रूप है और करणीयम अन्य प्रत्यय का रूप है। इस तरह से आपको दो दो रूप, आप चाहो तो मतलब 3 लिंग होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इन धातुओं के साथ कोई भी 2 लिंगों में आपको रूप बना के लिखना है। बहुत सिंपल है, इजीली आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है? मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम करना, अपना दिमाग लगाना। इनको आपको तो जैसे ये पेयम है और अगला क्या है? दा प्लस यथ। तो जो प्लस के साथ दिए हुए हैं उनको आपको जोड़ के लिखना है, और जो जोड़ के लिख उनको आपको तोड़ के लिखना है। तोड़ के लिखना मतलब क्या करना है? सबसे पहले प्रत्यय पकड़ना है कि भाई प्रत्यय कौन सा दिया गया है। अब जैसे यहाँ पर पेयम है, तो लगाओ दिमाग, कौन सा हो सकता है? सेव्यम है। अन्य अब वो आप दिमाग लगाओ, अनियर कैसे होगा? अनियर थोड़ी ना होगा, यत प्रत्यय। हाँ। तो ये आपको करना है 4th क्वेश्चन। अब तो मुझे मजा आएगा क्योंकि आप लोग अच्छे से करके आते हो, इसीलिए। ठीक है, और अगला भी, अगले में आपको ऑप्शन चूज करना है कि दोनों में से कौन सा आएगा, वो आपको फिलअप करना है। 5वें क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जिनको लग रहा है क्लास खत्म होगी तो वो गलत है, हम क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। चलिए। सर क्वेश्चन प्लीज। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए। ये जैसे अपन ने क्षत्रिय और शानच में वो पूरा अपने सारे प्रथमा द्वितीय पूरे सप्तमी विभक्ति तक बनाया था अपन ने, तो हाँ वैसा हाँ, इनमें भी नहीं करना इसमें है क्या? नीड, इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं अभी, इसमें नीड नहीं है, मत बनाओ, नो नीड। हाँ, क्योंकि वही नहीं स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग सिर्फ नपुंसकलिंग तो बता दिया, पर फिर वो एक याद तो रखो इतना बस। सारा हो जाएगा। जहां हाँ बनाए हैं साथ, वहां बनाओ। जैसे, और यहाँ पर ठीक है, नहीं बनवाए तो क्षत्रिय यहाँ पर, शानच में ही अपन ने बनाया ना, बस हाँ, तो वहीं पे रखो। बस है इतना ना, ही उसके ना। हाँ, अलावा क्योंकि यही कंफ्यूजन हो गया, इतना सारा कैसे होगा। तब तुम्हें भी नहीं बनाए ना, नहीं, तब क्षत्रिय नहीं बन। शानच में ही था वो हाँ क्वेश्चन में। हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अब अब हम आ रहे हैं स्त्रीलिंग प्रत्ययों पे। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं अगला? स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय मतलब स्त्रीलिंग धातुएं जो होती हैं, स्त्री के लिए जो होता है, क्योंकि आपको शायद मैं शायद नहीं पक्का बता चुका हूं, जिनमें इकारांत शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया था क्लास में, अकारांत, इकारांत, उकारांत। याद है या क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा? याद है शब्द रूप अकारांत के इकारांत? टाइम, हाँ है ना, सर। शब्द रूप के टाइम बताया था। तो इकारांत कौन सी लिंग होता है इकारांत में? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। है ना। तो निनी प्रत्यय जो है ये इकारांत है,
मतलब इन्हीं प्रत्यय का बचता है इन, मतलब धातु में क्या जुड़ता है, इन्हीं प्रत्यय का इन जुड़ता है। तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्दों को बनाता है। जैसे ग्रह प्लस ऋणी है आपके सामने, तो क्या बन गया, ग्राहीन। ग्राहीन बोलो चाहे ग्राही बोलो, ठीक है, एक ही बात है। सा प्लस ऋणी को आप स्थायीन बोलो या स्थाई बोलो, एक ही बात है। शाल प्लस ऋणी क्या बनेगा, शालिन, शाली बन गया। दा प्लस ऋणी का क्या बना, दाइन और दाई। मतलब कैसे बनाना है आपको, तो जो यहाँ पर आपको मूल धातुएं दी हुई है ना, इन सारी मूल धातुओं में आपको इन जोड़ लेना है। क्या जोड़ना है, ये ऊपर लिखा है ना इन, ये इन जोड़ लेना है। तो ग्रह प्लस इन क्या बनेगा, ग्राहीन। स्था प्लस इन क्या बनेगा, अब स्था इन नहीं बनेगा, य आएगा बीच में, क्योंकि ई थोड़ी ना लिख सकते हैं, ई तो मात्रा है, तो मात्रा किस पे चढ़ाओगे, य पे। तो स्था इन। और शाल प्लस इन क्या बनेगा, शालिन। और दा प्लस इन क्या बनेगा, दा इन। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या होता है सर, ग्राही का? आ रहे अर्थों पर भी आ रहे हैं, आ रहे। ठीक है, चलिए। अगला प्रत्यय बताऊं कि नहीं, चलो बता देता हूँ। देखिए अभी, हाँ सॉरी, क्या नाम, अनूप जी आपने पूछा ना, तो ये सारे जो इन प्रत्यय जो है ये कर्ता अर्थ में प्रयोग होता है। किस अर्थ में, कर्ता। ठीक है, तो अब इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। जो ग्रह को चलाने वाले वो ग्राही है, जो गांव की तरफ जा रही है, स्थाई मतलब जो बैठी हुई है उसे स्थाई कहते हैं। ठीक है, दाई मतलब देने वाली जो होती है उसको हम दाई, दाइन कहते हैं, दाई कहते हैं। तो निनी प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है, वाक्य में किस जगह पे आएगा, कर्ता की जगह पे आएगा। अभी तक हमने जो प्रत्यय करे वो ऑलमोस्ट क्रिया की जगह पे आ रहे थे, ठीक है, लेकिन निनी प्रत्यय किसके स्थान पर आएगा, कर्ता। समझ आ गई बात, याद रहेगी ऐसी जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये सब बातें आपको लिखनी चाहिए तुरंत, क्योंकि ये की बात है, ये भूल गए तो गड़बड़ काम हो जाता है। ऐसे ही आगे आपको अगले दो प्रत्यय भी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आ गए तो आपको बता देता हूं। क्या नाम है दो प्रत्ययों का, निवुल और त्रिच। मतलब आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल पढ़ोगे तो उसमें आपको इतना काम नहीं आएगा। फिर भी क्या दो प्रत्यय है, निवुल और त्रिच। सीधे जरा एग्जाम्पल देखो, जिन भी शब्दों में मतलब धातुओं में निवुल प्रत्यय लगा होता है वहां पर क्या जुड़ेगा, अक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अक। अक। अब ये निवुल से अक कैसा आया, तो वो सब आपकी संस्कृत जब आप पढ़ते हैं तब आपको वो आप जब आगे मतलब संस्कृत तो पढ़ ही रहे हो, सॉरी, जब वांग्मय वाली संस्कृत पढ़ते हैं हम शास्त्री लोग, तब उसमें आता है पूरा अक कैसे आया। वो आप लोग इतना डीप मत जाओ, तो बस याद रखो कि निवुल प्रत्यय में क्या बचता है, अक। ठीक है, मत अक बचता है, मतलब जो धातु होती है उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ता है, अक। जैसे आपको लिखा है पच प्लस निवुल, तो क्या बनेगा, पच प्लस अक, तो क्या बन जाएगा, पाचकः। श्रु प्लस निवुल, तो क्या बन जाएगा, श्रावकः। एक और चीज अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पर ये जो पहला शब्द है ना धातु का, ये भी दीर्घ हो रहा है। तो पट प्लस निवुल पठकः नहीं हो रहा, पट प्लस निवुल क्या हो रहा है, पाठकः। तो जो प है वो भी आपका दीर्घ हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रवीणा जी पढ़ दीजिए एक बार एग्जाम्पल्स। अच्छा, पच प्लस पच जमाणुमुल पाचकः, श्रु जमाणुमुल श्रावकः, पठ जमाणुमुल पाठकः, नृत नृमुल जमाणुमुल नर्तकः, लिख। नुवल नहीं, निवुल, निवुल। आप मुझे ही भुला रहे हो क्या पढ़ते हैं, मैं खुद भूल जाऊंगा ऐसे। हाँ आगे, णुमुल निवुल, निवुल, न बोल, निवुल। नमल। सही है, सही है, आगे आगे। लिख जमाणुमुल लेखकः, सिच जमाणुमुल सेचकः, प्र जमा आप प्रापकः,
प्र जमा आप जमा नेबुल। जमानुबुल प्रापकः। अच्छा ऐसी एक सेकंड, ऐसी कंडीशन किसी और प्रत्यय की आपको याद आ रही है? उपसर्ग प्लस धातु प्लस कौन सा प्रत्यय होता है जिसमें उपसर्ग भी होता है? लेप लेप प्रत्यय। लेप- लेप लेप पर- प्रत्यय, वेरी गुड। लेप। तुरंत याद आना चाहिए, है ना? चलो अच्छी कौन बात सा है। था सर, कौन सा था? लेप 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 लेप। आगे त्रस जमानुवुल त्रासकः। नी जमानुवुल नायकः। ग्रह जमानुवुल ग्राहकः। हन जमातृच बस रुक हंता। जाइए रुक जाइए रुक जाइए। तो यहाँ तक हमने आपका पढ़ा, ठीक है। अब हम किसका पढ़ रहे हैं? त्रिच का। त्रिच में आपको जोड़ना रहेगा। वैसे तो त्रिच में कुछ नहीं होता है, जो त्रि है ना, ये त्रि, ये च उड़ जाता है और त्रि जुड़ जाता है। तो हन प्लस त्रि हो गया हन त्रि, जी प्लस त्रि हो गया जे त्रि, श्रु प्लस त्रिच क्या हो गया? श्रोत्री। लेकिन इसको और सिंपलीफाई, वैसे मैथमेटिक्स में सिंपलीफाई करते हैं ना, तो इसको और सिंपलीफाई करके हन त्रि का क्या कर दिया? ता, तो हंता हो गया। जेत्र का क्या कर दिया? जेता। श्रोत्री का क्या कर दिया? श्रोता। ठीक है, ऐसे पढ़िए पढ़िए। आ रहा हूँ, कश्मीर जी के डाउट पे आ रहा हूँ, उसके पहले हाँ। हन जमातृच हंता। जी हंत्री, जमातृच हंत्री, हंत्री। फिर उसका हं- हंता हो। हाँ जी जमातृच जेत्रु जेत्री हाँ जेता। श्रु जमातृच श्रोत्री श्रोता। आगे आगे आगे। नी जमातृच नेत्री नेता। दा जमातृच दात्री दाता। क्री जमातृच कर्तृ कर्त्री कर्ता। कथ जमातृच कथयित्री कथयिता। वच जमातृच वक्त्री वक्ता। ठीक है, तो ये अच्छा, ये क्या ग्रुपिज्म बन रहा है? मतलब अभी नी प्रत्यय आ गया, फिर ये किस बेसिस पे आ रहा है? तो ये सब जोड़ियां है। जैसे इसके पहले जो हमने 4-5 प्रत्यय पढ़े वो सारे चाहिए या फिर योग्य अर्थ में थे। अब हम जितने प्रत्यय पढ़ रहे हैं सारे कर्ता अर्थ में है। तो सारे सेम अर्थ के प्रत्यय जो है एक साथ पढ़ा रहे हैं। निनी प्रत्यय हो गया, उसके बाद नेबुल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय किस अर्थ में आ रहे हैं? तो सारे प्रत्यय कर्ता अर्थ, मतलब कर्ता कर्म और क्रिया होता है ना वाक्य में, तो इन प्रत्ययों की जगह क्या है? तो कर्ता अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग होगा, मतलब कर्ता की जगह इनको लिखेंगे। और कर्ता की जगह लिखने मतलब विभक्ति क्या है इन सबकी? तो इन सबकी विभक्ति प्रथमा है। ठीक है, इन सब प्रत्ययों की विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। ये बात भी लिख लीजिए। कहिए कश्मीरा जी, कहिए। सर यहाँ पे जो पाचक ह मतलब विसर्ग आया, तो ये प्रथमा विभक्ति है इसलिए हाँ। कि कर्ता तो प्रथम व्यक्ति का ही होता है ना, और प्रथम व्यक्ति एक वचन क्या होता है? ये सब पुल्लिंग है, ये सब शब्द पुल्लिंग है ना, पाचक तो पुल्लिंग शब्द है। हाँ। और पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन क्या होता है? बालकः रामः, तो पाचक ही आएगा ना, इसीलिए। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ क्लियर हुआ। हुआ ना? मतलब अगर स्त्रीलिंग होगा तो भी नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए जैसे ये आया ना, जैसे आपके इसके पहले उसके पहले आपने पढ़ा ना, तब देखो ऐसे, ये देखो आप, ये जैसे वक्ता शब्द है, हाँ आकरण शब्द है, हाँ तो स्त्रीलिंग शब्द हुआ ना। हाँ बराबर। पालिका, वक्ता, हाँ। नेता, दाता। अच्छा एक क्वेश्चन है ये मेरा। पुल्लिंग, ये हाँ। पुल्लिंग भी तो हो सकता है। एक सेकंड, एक मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है? सर ये तो कॉमन है ना, ये कॉमन है सर्वनाम ये। जैसे है ना। सर्वनाम नहीं है ये, सर्वनाम नहीं, नहीं है सर्वनाम लेकिन कॉमन है संज्ञा। मतलब। हाँ मैं आपको ये कॉमन बता, नाउन। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये, कि शब्दों का लिंग होना मतलब ये नहीं है कि वो शब्द उस तरीके का है। अच्छा अगर नदी शब्द कौन सी है? स्त्रीलिंग है, तो नदी कोई लड़की है क्या? नदी स्त्रीलिंग, हाँ। नदी कोई लड़की है नहीं। क्या? सिर्फ शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति लड़की है। ठीक है, मैंने आपको जब लिंग पढ़ा था मैंने आपको बताया था
सिर्फ संस्कृत में डिसाइडेड है कि भाई संस्कृत में ये शब्द जो है, मतलब अकारण शब्द जो है वो सारे पुल्लिंग में चले जाएंगे, आकार निकरण शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में चले जाएंगे, और फलन फले वाले शब्द क्या है नपुंसकलिंग में चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्यों चले जाएंगे, ताकि इनके शब्द रूप आप चला सको। अगर नेता शब्द आपका स्त्रीलिंग है तो आपको पता है नेता शब्द कैसे चलेगा, जैसे बालिका शब्द चलता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेता स्त्रीलिंग हो गया, मतलब नेता मतलब कोई लड़की हो गया। नेता शब्द स्त्रीलिंग है, नेता धातु स्त्रीलिंग है, सॉरी धातु नहीं, नेता तो शब्द है, नेता शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन वो नेता के पीछे जो व्यक्ति है वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। समझ आ रही है कि नहीं बात? शब्द की लिंग इसलिए है ताकि वो शब्द रूप हम चला सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति उस लिंग का होगा। बराबर। ठीक है। अब मित्र क्या है? मित्र क्या है? मित्र नपुंसक लिंग है। तो क्या मित्र केवल चर नपुंसक, मित्र नपुंसक लिंग होते हैं क्या? सिर्फ वो शब्द ऐसे हैं कि उनको हमने इंडिकेट कर दिया है कि भाई ये शब्दों के रूप इस प्रकार से चलेंगे। बाकी मित्र तो पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, सॉरी स्त्रीलिंग भी हो सकता है। नपुंसक लिंग थोड़ी ना मित्र होंगे, है ना? समझ गए उस हिसाब से? ठीक है, चलिए एक और स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसका नाम है तिन प्रत्यय। क्या नाम है? तिन प्रत्यय। ठीक है, यहां देखिए इनके रूप मति शब्द के रूपों के भांति चलते हैं। अब भैया हमें मति शब्द रूप याद नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? तो मति शब्द भी इजी है, नदी शब्द जैसे मति शब्द है। ठीक है, दिक्कत बस नदी शब्द इकारांत है और मति शब्द इकारांत। इकारांत और इकारांत में अंतर समझ आता है? इकारांत मतलब दीर्घ ई, है ना? हाँ, और इकारांत मतलब ह्रस्व ई। चलिए गरिमा जी पढ़ दीजिए एक बार एग्जांपल्स। ऐसे गरिमा जी कहीं गए हैं अभी, नो प्रॉब्लम। योगिता जी आप पढ़ दीजिए। श्रु प्लस तिन श्रुति ही। मतलब समझ आ गया इनका क्या बचता है? श्रुति बन के विसर्ग आ जाता है। ठीक है, मति शब्द का प्रथमा एक वचन मति ही कर्ता के अर्थ में आता है, क्योंकि इसीलिए ती के साथ विसर्ग आएगा ना। हाँ। भी प्लस तिन भीति ही, क्री प्लस तिन कृति ही, भज प्लस तिन भक्ति ही। ये भज अब समझ आया भक्ति शब्द कैसे बना है? तिन प्रत्यय से। प्लस तिन, दृश प्लस तिन दृष्टि ही, मन प्लस तिन मति ही, बुद्ध प्लस तिन बुद्धि ही। इसमें ये आधा ध कैसे, दोनों मतलब कैसे आए? ये बुद्धि कैसे हुआ? इसमें वो लगा ना आपका प्रत्यय, दो के बाद अगर तो है तो वो दो में बदल जाएगा ना। दशत्व संधि भूल गए क्या? त थ द, दशत्व संधि का नियम लग गया ना। दो के भ के बाद अगर त है तो वो त किसमें कन्वर्ट होगा? तृतीय वर्ण त थ द। अब अगर संधियां पड़ी होगी तो याद होगा, बुद्धि ही। वच प्लस तिन उक्ति ही, प्र प्लस आप प्लस तिन प्राप्ति ही, स्तु प्लस तिन स्तुति ही। स्तु नहीं, स्तु बस, इस लगान ई की जरूरत नहीं है। स्तु प्लस तिन स्तुति ही, प्लस तिन स्तुति ही। मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया है, मूल धातु के बाद में ती ही जोड़ दिया है बस, और शब्द बन गए। ठीक है, अब हमने पुल्लिंग के लिए कर्तार्थ में प्रत्यय पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा? निगुल प्रत्यय पढ़ा ना पुल्लिंग के लिए कर्तार्थ में। स्त्रीलिंग के लिए क्या पढ़ा? निणी प्रत्यय पढ़ा, त्रिच प्रत्यय पढ़ा, फिर अभी कौन सा पढ़ा? अभी तिल प्रत्यय पढ़ा। तो नपुंसक लिंग के लिए भी तो कोई ना कोई प्रत्यय होगा ना नपुंसक लिंग के कर्ता के अर्थ में। तो नपुंसक लिंग के लिए कहो तो वो आपका प्रत्यय ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है और फल शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। फल शब्द रूप तो याद होगा ना कि नहीं? किस किस को नहीं याद फल शब्द रूप? कोई बात नहीं, देख आराम से निपटेंगे। इसमें कुछ नहीं है, भू प्लस ल्युट है, लेकिन आपका अन बचता है। क्या बचता है? अन। तो भू प्लस ल्युट क्या बनेगा? भवनम। और मैंने आपको पहले ही बताया था
अगर कहीं पर ऊ आ रहा है तो ऊ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व में। तो भू ऊ का हो गया व, तो भव और अन जुड़ जाएगा, भवनम, है ना। गरिमा जी पढ़ दीजिए एक बार सारे। नपुंसकलिंग के लिए करता ये प्रत्यय आपका, ठीक है, लुट प्रत्यय। ओके, पा प्लस ल्युट इक्वल्स टू पानम, श्रु प्लस ल्युट इक्वल्स टू श्रवण, गम प्लस श्रवणम, ल्युट इक्वल्स हाँ श्रवणम। श्रवणम। ओके, गम प्लस ल्युट गमनम, पठ प्लस ल्युट पठनम, लिख प्लस ल्युट लेखनम, दा प्लस ल्युट दानम, भज प्लस ल्युट भजनम, हन प्लस ल्युट हननम, ग्रह प्लस ल्युट ग्रहणम, यज प्लस ल्युट यजनम, गण प्लस ल्युट गणनम, पाल प्लस ल्युट पालनम, सेव प्लस ल्युट सेवनम। ठीक है, देखिए इसके एक्सरसाइज भी देख लीजिए, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग करके आना नेक्स्ट क्लास में। देखिए यहाँ पर जैसे हसनम शब्द दिया हुआ है, जैसे गति शब्द है, गति शब्द में मूल धातु क्या है? तो वो है गम धातु, ठीक है। और प्रत्यय लगाना है आपको तिन प्रत्यय। तो तिन प्रत्यय लगा मतलब आपको बताना है ये जो यहाँ पर आपको दिए गए पद में कि इन धातुओं में मूल धातु क्या है और प्रत्यय कौन सा लगा है। तो गति शब्द में धातु है गम धातु और प्रत्यय लगा है तिन प्रत्यय। अब हसनम है, हसनम में मूल धातु क्या है? हस, और प्रत्यय कौन सा लगा है? तो ल्युट प्रत्यय लगा है ना। ऐसे आपको सबका बताना है कि कौन कौन से प्रत्यय यहाँ पर लगे हैं और उनमें मूल धातु क्या है। इनको अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, खबरदार किसी ने गलत किया तो, ठीक है। अब अगला सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित प्रत्यय नाम प्रयोगेण पंच पंच पदानी, ठीक है, कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा ज्यादा दे दिया, मैं तो ज्यादा नहीं दूंगा आपको। इन्हें तो हर प्रत्यय के 5-5 मतलब 25 वाक्य बनाने बोले हैं, बट मैं थोड़ा अच्छा हूं या फिर आप लोग बुरे हो पता नहीं, कि आपको हर प्रत्यय का एक एक वाक्य ही बनाना है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें एक वाक्य ऐसा जिसमें कोई त्रिस प्रत्यय का यूज किया गया हो, एक वाक्य इसमें तिन प्रत्यय का यूज हो, एक में निबुल का यूज हो, एक में लुट का और एक में यथ का। और सिंपल वाक्य कर्तृवाच्य बोलू, समझ आप सबको समझ आता है ना कर्तृवाच्य क्या है ना। तो ये सारे कर्तृवाच्य वाले सेंटेंस बनेंगे। इनमें ऐसा मत कर देना कि तृतीय व्यक्ति का कर्ता लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ये सारे सिंपल प्रत्यय हैं, ठीक है। इनमें आपका लेकिन यहाँ पर यद प्रत्यय भी दिया हुआ है, तो यद प्रत्यय बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये यद प्रत्यय ने ऊपर से दे दिया है, गलती से यद प्रत्यय यहाँ पर आ गया है। कौन सा रह गया? निबुल, त्रिच, तिन, ल्युट और निनी, निनी प्रत्यय रह गया ना, है ना। यत मत करो यहाँ पर, यत तो पिछले उससे आ गया है, निनी प्रत्यय करना यहाँ पर। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था निनी प्रत्यय, ग्रुप है ना सही। इन पांचों ग्रुप क्यों बना पता है ना? क्योंकि पांचों प्रत्यय कर्ता के अर्थ में प्रयोग होते हैं, जिसमें लुट प्रत्यय नपुंसकलिंग का है और त्रिच प्रत्यय सिर्फ निबुल प्रत्यय पुल्लिंग का है, बाकी त्रिच, तिन और निनी ये तीनों स्त्रीलिंग के हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इजी है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो बोल्ड में लिखे हुए शब्द हैं आपको बताना है। इधर एग्जाम वो दिया ऑप्शन दिए हैं कि कौन से प्रत्यय से वो शब्द बना हुआ है, ठीक है। जो बोल्ड लेटर में शब्द दिया है कौन से में। फोर्थ वाला सिंपल है, आपको कंडीशन दी हुई है और दो ऑप्शन दिया है। वो कंडीशन दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करती है ये आपको बताना है इन फोर्थ क्वेश्चन में, बस खत्म, ठीक है। कितना बाकी है? चलिए नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे प्रत्यय। ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया ना? कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं? ज्यादा हो गया तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया तो वो ज्यादा होना बेस्ट है। ट्यूसडे तक का टाइम है ना। आप लोग वापस कुछ नहीं क्या करो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वापस से क्लास सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। या आप नोट्स पढ़ के भी समझ सकते हो, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, ठीक है कश्मीर जी। लेकिन एक्सरसाइज करके आना दोनों, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा,
नहीं, प्रैक्टिस और दूसरा ये समझ में इंडिविजुअली आ रहा है, लेकिन हाँ, पर फिर भूल जाते हैं जब नहीं, खुद करने उससे बैठे। भी ज्यादा क्या है कि अभी वो सब लिंक करके जो करना है ना, हाँ। तो उसके लिए जो समय बट मिलना चाहिए ना, मेंटल स्पेस नहीं मिल रही। हाँ, टाइम मिल जाए तो भी लेकिन मेंटल इसमें स्पेस ऐसा नहीं मिल है, रही। प्रत्ययों में ऐसा नहीं है कि आपने अगर स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो आपको नहीं समझ आएगा। हर प्रत्ययों का अपना अलग अलग नियम है। अब हाँ, तव्यत प्रत्यय, अनिय प्रत्यय के अपने अलग रूल्स थे, और निनी प्रत्यय, अभी निगुल प्रत्यय, त्रिश प्रत्यय के अलग रूल थे। हर प्रत्यय के अपने अलग अलग रूल्स है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस आप करो। एक ही सॉल्यूशन है कि आपको बैठ के करना पड़ेगा, लग के करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो आप नेक्स्ट बैच भी ज्वाइन कर लेना। आपकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी, लॉस तो कुछ भी आपको होगा ही नहीं। और जा क्या रहा है, आपको कुछ जाते हैं नहीं ना कि आप वापस से बैच ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ लॉस हो रहा हो, गेन ही होगा, और अच्छे से गेन होगा, है ना। और जिस दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा उस दिन मैं आपसे से किसी को बोल दूंगा कि आज आप क्लास ले लो, व्हाट एल्स यू वांट। ठीक है, तो ये 2 एक्सरसाइज मैंने दी है, आप लोग करके आना, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं ना, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, जय जिनेंद्र, ट्यूसडे को मिलते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू। जिनेंद्र सर, आप पढ़ा सकते हो इतने कॉन्फिडेंस से, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम तो अभी बिल्कुल नीचे हैं। कोई बात नहीं, अब नीचे नहीं हो, आप इतना सीख रहे हो तो नीचे थोड़ी ना हो। मेरा रिकॉर्ड है, मेरा फिर कोई भी स्टूडेंट नीचे नहीं होता, सब ऊपर ऊपर ही होते हाँ, हैं। बट अभी तो हम ठीक है, सीख ही रहे हैं, तो हम क्या पढ़ा आप पाएंगे। कोई आप प्रॉब्लम नहीं, सब कॉन्फिडेंस सिखा से दोगे। पढ़ा सकते हो। वर्णमाला नहीं पढ़ा सकते क्या आप? शब्द धातु वर्णमाला नहीं पढ़ा सकते क्या? शब्द पढ़ा सकते, उसमें क्या है? बस कारक चिन्ह ये नहीं पढ़ा सकते प्रत्यय, क्या? और उसमें हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स संधि के प्रत्यय में क्वेश्चन कंफ्यूज, से। संधि प्रत्यय में कंफ्यूज हो जाओगे, वो तो है भी थोड़ा कंफ्यूजिंग, वो तो कभी हम भी कंफ्यूज होते हैं आज भी, तो वो किसी को परफेक्ट नहीं है वो, सब पढ़ाने नहीं, वाले कभी ना कभी कंफ्यूज हो जाते आपका हैं, लेवल बहुत बट वो ऊपर हो है, जाता है, बहुत। कोई ऊपर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सर करते सर रहो। सर एडजेक्टिव मतलब आपने क्या बताया था? विशेषण। विशेषण, विशेषण, एडजेक्टिव को ही विशेषण बोलते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं ट्यूसडे।